जय हिंद है सभी को। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज हम लोग की जो टॉपिक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या है। जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे वो होगा, नहीं तो बाकी मेरी क्लास सेव रहेगी, उसे आप लोग बाद में देख लीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन क्या चीज़ है? सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आता है, ये है क्या। तो नंबर्स आर पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ, जिसका यूज मेजरमेंट के लिए किया जा सकता है। द रोल ऑफ मेजरमेंट इज टू प्रोवाइड डिसीजन मेकर्स विद एक्यूरेट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। मेजरमेंट की जो भूमिका होती है वो डिसीजन लेने वालों को इंफॉर्मेटिव चॉइस बनाने के लिए सटीक और प्रासंगिक जो है वो एकदम एग्जैक्ट देती है। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट जानकारी प्रदान करती है। कौन ऐड हुआ? तो इसमें सबसे पहले आता है टेस्ट। देख लेते हैं कि टेस्ट क्या चीज है। ठीक है, तो टेस्ट मेजरमेंट इवेल्युएशन चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th में अभी हमने इंट्रोडक्शन बता दिया है। अब देखते हैं कि टेस्ट क्या चीज है। तो बहुत से अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग तरीके के टेस्ट को करते या करवाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे स्ट्रेंथ को पता करना है आपके, तो उसके लिए अलग टेस्ट करवाएंगे। अगर मुझे आपकी स्पीड को पता करना है तो उसके लिए अलग टेस्ट करवाएंगे। अगर आपके मुझे फ्लेक्सिबिलिटी को जानना है कि इस व्यक्ति में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो हम उसके लिए अलग टेस्ट करवाएंगे। तो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग टेस्ट बना होता है, उसको हम लोग टेस्ट कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या है कि is about the measurement is the about the collection of data as performance or task and completed by a sport person by a using test and scientific techniques। मेजरमेंट में आप स्पेसिफिक डाटा या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो। जैसे कि टेस्ट के लिए आपने हाइट को टेस्ट की हाइट को मेजर कर लिया किसी के, कि ये कितना लंबा है। किसी के आपने वेट को नाप लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मेजरमेंट किया। मेजरमेंट क्यों किया? उस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए किया। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कि किसी का कुश्ती का मैच है, तो कुश्ती के मैच में वेट लेना जरूरी है ना। तो वो जो वेट ले रहे हैं वो मेजरमेंट है। क्यों? क्यों ले रहे हैं? उस टेस्ट के लिए ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए मेजरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ताकि जैसे किसी का हमने हाइट ले लिया, वेट ले लिया, ये सब मेजरमेंट करवा रहे हो। ठीक है, यह सब क्या है? आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो स्पेसिफिक टेस्ट कराने के लिए, ताकि सही तरीके से रिजल्ट को निकाला जा सके। दैट्स वाई मेजरमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन स्पोर्ट्स। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्या है? इवैल्यूएशन में क्या है? इवैल्यूएशन वो है आपका कि इवैल्यूएशन इज अ टेक्निक बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई टू व्हाट एक्सटेंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस आर बीइंग अचीव्ड। यानी कि आपने टेस्ट किया पहले, उसके बाद मेजरमेंट किया, तो जो उसका रिजल्ट आया है वो इवैल्यूएशन होता है। ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे।
ठीक है। सबसे पहले आपने टेस्ट कर लिया, मेजरमेंट कर लिया। अब टेस्ट और मेजरमेंट करने के बाद एक रिजल्ट तो आएगा ना, कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने 100 मीटर के लिए आपने एक एज ग्रुप निकाल दिया। ठीक है, हाइट वेट सब मेजर करने के बाद एक 100 मीटर का आपने वो निकाल दिया कि 100, फिर 100 मीटर करा भी दिया। अब कौन कितने सेकंड में आया, कौन कितने सेकंड में आया, ये सब जो है ये इवेल्युएशन है, जो पूरा उसका रिजल्ट जो है, कौन फर्स्ट पे आया कौन सेकंड पे आया, ये पूरा रिजल्ट जो है उसको हम लोग इवेल्युएशन कहते हैं। ठीक है, तो इवेल्युएशन आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराता है कि आप लोग की क्या वैल्यूज आ रही हैं स्पेसिफिक स्पेसिफिक चीज़ों में। तो इवेल्युएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेनिंग। ठीक है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ टेस्ट। कितने टाइप के टेस्ट होते हैं टोटल? तो सबसे पहले होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, फिर होता है फॉर्मेटिव टेस्ट, उसके बाद आता है बेंचमार्क टेस्ट, उसके बाद आता है समराइज टेस्ट। ये सारे बहुत आसान आसान है, केवल सुनने सुनने में ऐसे लग रहा है, लेकिन ये होते सारे के सारे आसान ही हैं। ठीक है, अब देखना तुम लोग खुद कहोगे हाँ सर ये वाला तो बड़ा आसान था। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट उसको कहते हैं, सबसे पहले इसको ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल कि मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों से पूछने लगा कि अच्छा ये बताओ कि टेस्ट मेजरमेंट इवेल्युएशन के बारे में क्या जानते हो। तुम लोगों ने पढ़ा नहीं ना, मैंने कभी पढ़ाया तुम्हें, लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, डायग्नोस कर रहा हूँ कि मैं तुम लोगों को आखिर कितना पता है। ठीक है। तो किसी भी चीज को शुरू करने से पहले अगर हम उसके बारे में एक टेस्ट ले लेते हैं कि देखते हैं कि इसको कितनी जानकारी है उस चीज की, ताकि उस हिसाब से हम लोग फिर उसको तैयारी कराएं। कोई एकदम नील बटा सन्नाटा है जिसको कुछ नहीं आता, उसको उस हिसाब से तैयारी कराई जाती है। जिसको थोड़ा बहुत आता है उसको उस हिसाब से तैयारी कराई जाती है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट वैसी को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने पूछ लिया कि कि टेस्ट मेजरमेंट इवेल्युएशन के बारे में क्या जानते हो, तुम लोगों को नहीं पता था। ठीक। तो किसी भी चीज को शुरू करने से पहले अगर उसके पहले हम लोग उस चीज को वो पूछ लेंगे तो उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। टीचर्स यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट इंफॉर्मेशन टू गाइड व्हाट एंड हाउ दे टीच। मतलब कि टीचर्स इसको क्यों करते हैं, ताकि उन्हें पता चल जाए पहले ही कि उन्हें कैसे गाइड करना है, इनको कितना गाइड करना है, इनको ये सारी चीजें पहले पता चल जाती हैं अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट हम लोग पहले ले लिए तो। इसके बाद आता है फॉर्मेटिव टेस्ट। तो फॉर्मेटिव टेस्ट क्या है? फॉर एग्जाम्पल कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में टेस्ट ले लेना। ठीक है, अच्छा चलो बताओ इवैल्यूएशन, अभी मैंने बताया था इवैल्यूएशन का मतलब क्या है। फिर मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, मेजरमेंट के बारे में मैंने बताया था ना, मेजरमेंट का मतलब क्या है। तो पढ़ाते पढ़ाते ड्यूरिंग, उस समय पढ़ाते पढ़ाते ड्यूरिंग द फेज अगर आपको कोई टेस्ट लिया जा रहा है, वो हो गया आपका फॉर्मेटिव टेस्ट। ठीक। फॉर स्पोर्ट्स में भी इसी तरीके से होता है, हमने कोई चीज़ सिखा दी, अब उसको सिखाने के बाद बीच बीच में मैंने उसमें टेस्ट देना स्टार्ट किया, चलो ऐसे बॉल ले जा करके दिखाओ, चलो इस तरीके से शॉट लगा के दिखाओ। ठीक, तो फॉर्मेटिव टेस्ट हो गया। ये कब होता है? दिस टाइप ऑफ टेस्ट इज यूज टू गेज स्टूडेंट लर्निंग ड्यूरिंग द लेसन। जब पढ़ते पढ़ते आपका कोई टेस्ट लिया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते आपका पढ़ाते पढ़ाते आपका टेस्ट ले लिया इसी में ही, उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेटिव टेस्ट। फिर इसके बाद आता है बेंचमार्क टेस्ट। यह टेस्ट तब लिया जाता है जब पूरी टॉपिक आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, जैसे कि चैप्टर नंबर 6 मैंने आपका पूरा कंप्लीट कर दिया। अब आपको इस चैप्टर में से कितना आया कितना नहीं आया उस चीज़ को पता लगाने के लिए हमने आपका बेंचमार्क टेस्ट ले लिया। तो बेंचमार्क टेस्ट से मुझे क्या पता चला कि जो मैंने पढ़ाया है वो किस तरीके से बच्चों ने उसको समझा, उसका पूरा टेस्ट दिया। अब उससे मुझे ये पता चल जाएगा, टीचर को पता चल जाएगा कि देखो इसने ये कमी की है, तो यानी इसको इस तरीके से दूसरे तरीके से पढ़ाया जाए। ठीक, तो बेंचमार्क टेस्ट उसको कहते हैं जब लेसन खत्म होने के बाद टेस्ट करना। फॉर्मेटिव उसको कहते हैं ड्यूरिंग द लेसन। और डायग्नोस्टिक उसको कहते हैं कि शुरू होने से पहले ही आपने एक टेस्ट ले लिया, पूछ लिया। अब आता है समराइज या समेटिव टेस्ट। ये तब लिया जाता है जब पूरे साल आपने मेहनत की और उसके बाद हमने एक टेस्ट ले लिया। जैसे कि आप पूरे साल पढ़ाई करते हो और पूरे साल पढ़ाई करने के बाद आपका एनुअल एग्जाम होता है, तो जो एनुअल एग्जाम होता है उसको कहते हैं समराइज या फिर समेटिव टेस्ट। ठीक, इसमें किसी को कोई डाउट है?
माइक ऑन कर सकते हैं आप लोग? नो सर। ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है। देर आर 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। 5 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? कार्डियोवास्कुलर या कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ। तीसरे नंबर पे आता है मस्कुलर एंड्योरेंस। चौथे नंबर पे आता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी, और पांचवे पे आता है बॉडी कंपोजिशन। अब हम लोग बारी बारी इसको देखते हैं कि ये क्या चीजें हैं। तो कार्डियोवास्कुलर क्या है? कार्डियोवास्कुलर या कार्डियो रेस्पिरेटरी उसको कहते हैं जैसे हार्ट और लंग की जुगलबंदी। ठीक। अगर हमको लंबे समय तक दौड़ना है, ठीक है, मैंने कहा कि आपको 1 घंटा 2 घंटा रनिंग करनी है, उसके लिए आपके अंदर उतना एंड्योरेंस है, आपका हार्ट उतना स्ट्रांग है, आपके रेस्पिरेटरी में उतनी कैपेसिटी है, ब्लड वेसल्स प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो तुरंत थक जाओगे, उतना देर तक नहीं खेल पाओगे। ठीक है। तो इसलिए कार्डियोवास्कुलर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको हम लोग किस तरीके से इसकी एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से एक्सरसाइजेस से? हम लोग जॉगिंग करके इसको बढ़ा सकते हैं, लंबे लंबे दूर दूर तक साइकिलिंग करके कर सकते हैं, स्विमिंग से भी बहुत अच्छा कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस हमारा इंक्रीज होता है। ठीक। और हम लोग टेस्ट कैसे कैसे ले सकते हैं? इन्हीं चीज़ों से। अगर किसी का हम लोग को कार्डियोवास्कुलर टेस्ट करना है, पता करना है कि ये इसके अंदर कितना कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस है, तो हम लोग उसको जॉगिंग करा सकते हैं, स्विमिंग करा सकते हैं, साइकिलिंग करा सकते हैं। इससे हम लोग पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितनी क्षमता है, उसके हार्ट पे कितना लोड मतलब ले पा रहा है, वो कहीं जल्दी थक तो नहीं जा रहा है। ये सारी चीजें हमें कार्डियोवास्कुलर से पता चल जाती हैं। इसके बाद आता है, इसको हम लोग टेस्ट कौन कौन सी चीजों से कर सकते हैं? कार्डियोवास्कुलर का टेस्ट हम लोग ले सकते हैं 1 मील तक रन करा करके कर सकते हैं। ठीक है। एक और टेस्ट है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ये 12th में भी आता है, ये 11th में भी है आपके। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ठीक। फिर इसके बाद आता है 12 मिनट कॉपर टेस्ट। इन सारे टेस्टों से हम लोग पता कर पाते हैं कि कार्डियोवास्कुलर कितना एंड्योरेंस है उसका। इसके बाद आता है मस्कुलर स्ट्रेंथ, कि आपके मसल्स में ताकत कितनी है। ठीक है। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं? पुशअप करके, पुलअप करके। ठीक है। इन तरीकों से हम लोग मस्कुलर स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है मस्कुलर एंड्योरेंस। अब देखो, मस्कुलर स्ट्रेंथ का मतलब था कि आपके मसल्स में ताकत कितनी है। ठीक है। लेकिन मस्कुलर एंड्योरेंस में क्या है? कि मस्कुलर एंड्योरेंस का मतलब कि आपके मसल्स में कैपेसिटी कितनी है। ठीक है। कितना देर तक आप वो काम कर सकते हो अपने मसल्स से। फॉर एग्जाम्पल, कि आपने एक भरी हुई बाल्टी को उठाया, या फिर दो डंबल्स उठाए भारी भारी, और उसको उठाया और रख दिया, इज कॉल्ड मस्कुलर स्ट्रेंथ। मगर अब उसको दोनों डंबल को उठाना है, और दोनों डंबल को उठा करके ले जा करके ग्राउंड से लेकर के ऊपर स्पोर्ट्स रूम में रखना है। ठीक है। और फिर वहां से रख करके फिर वापस भी लाना है। ठीक। तो ये हो गया आपका मस्कुलर एंड्योरेंस। ठीक है। तो इन दोनों को अलग अलग है, तो ये भी पुशअप से, पुलअप से, सिटअप से, ये भी हम लोग इस चीज को भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि स्पोर्ट्स पर्सन में। ठीक है। इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं? फ्लोर टच, खड़े हैं सीधा, फ्लोर टच करना, अपने टो को टच करके हम लोग इस टेस्ट को कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि इसके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। सिट एंड रीच टेस्ट कर सकते हैं। सीधे बैठ जाते हैं, पैर सीधा फैला देते हैं और नीचे की तरफ झुकते हैं अपने टो को टच करने के लिए, कितना झुक पा रहे हैं, वो भी एक तरीके का टेस्ट होता है फ्लेक्सिबिलिटी को जानने के लिए। इसके बाद आता है बॉडी कॉम्पोजिशन। इसमें क्या है? इट इज द परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट दैट इज फैट कंपेयर्ड टू अदर बॉडी टिश्यूज सच एज बोन, मसल्स, लिगामेंट एक्सेट्रा। इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं? बीएमआई निकाल करके कर सकते हैं, और हाइड्रोस्टैटिक वेइंग टेस्ट करके भी हम लोग बॉडी कंपोजिशन को निकाल सकते हैं। बीएमआई इंपॉर्टेंट है।
बीएमआई को हम लोग याद रखेंगे। देखिए अब यहाँ पे आता है बीएमआई। उससे पहले एक एथलीट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए अगर, तो एक एथलीट के परफेक्टिव पर्सपेक्टिव से टेस्ट मेजरमेंट और इवैल्यूएशन जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है ना। एक अगर एथलीट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यह इसलिए करवाया जा रहा है कि हम क्लासिफाई कर पाएं डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स पर्सन को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल जब हम स्पोर्ट्स ट्रायल्स में जाते हैं तो अलग अलग एज ग्रुप, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग अलग अलग कर पाते हैं, इसलिए ये टेस्ट वगैरह ज़रूरी होता है। इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं? मोटिवेशन ऑफ एथलीट्स फॉर कंटिन्यूटी, उसको मोटिवेशन मिलती है प्लेयर को इससे कि हम और अच्छा कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उनको टारगेट पता है। फॉर एग्जांपल कि तुम लोग को पता है कि एनुअल स्पोर्ट्स डे पे सिलेक्शन सिर्फ उतने ही लोगों का होगा जो इतने सेकंड में 100 मीटर मारेंगे। अब ये आपको टारगेट मिल गया, ठीक, अब आप उसको मेजर करोगे, डेली दौड़ोगे, स्टॉप वॉच लगा के दौड़ोगे और देखोगे, बार बार देखोगे, तो उससे मोटिवेशन मिल रही है आपको। इसलिए प्लेयर के एथलीट के पर्सपेक्टिव से टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और क्या है? सेल्फ अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस। तीसरा क्या है? गोल सेटिंग फॉर परफॉर्मेंस। जैसे कि मैंने बताया कि इतने समय में आपको लगाना है, आपका गोल आपने सेट कर लिया आप, ठीक, तो गोल सेटिंग में भी बहुत अच्छा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेस्ट मेजरमेंट और इवैल्यूएशन एथलीट के पर्सपेक्टिव से। लेकिन कोच और ट्रेनर्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए कि टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले तो वो डायग्नोज कर पाता है, डायग्नोसिस ऑफ प्रॉब्लम्स एंड एरर्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि उसके पढ़ाने में और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो लर्न कर रहे हैं, ठीक है, उनमें उस चीज को डायग्नोस करता है कि क्या कहीं एरर आ रही है। अगर एरर आ रही है तो कैसी एरर आ रही है, उसको सुधार कर सकता है अगर वो टेस्ट मेजरमेंट इवेल्युएशन करेगा तो। दूसरी चीज, ग्रुपिंग ऑफ डिवीजनिंग, अलग अलग ग्रुप बनाना, ठीक है। मेरे पास 50 बच्चे मान लो हो गए, स्पोर्ट्स में 100 बच्चे हो गए, लेकिन अब उनको अलग अलग करना पड़ेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल ग्राउंड में मैं शाम को स्कूल में डिविजनिंग करता था ना, कि चलो तुम इतने बच्चे इधर आ जाओ, तुम इतने बच्चे इधर आ जाओ, बचे हुए बच्चे उधर साइड खेलेंगे। किस बेसिस पे करता था? उनकी हाइट, उनकी वेट के हिसाब से देखता था कि नहीं ये ज़्यादा छोटा है, बड़ों में खेलेगा तो चोट लग जाएगी, ये सारी चीज़ें। तो एक कोच को और एक ट्रेनर को ये भी बहुत फायदा मिलता है, टेस्ट मेजरमेंट इवेल्युएशन कराने से वो ग्रुपिंग कर लेता है, वो डिविजनिंग कर लेता है। इसके बाद आता है प्रिडिक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स। अगर किसी ट्रायल में कोई टेस्ट मेजरमेंट इवेल्युएशन हो रहा होता है, करते हैं हम लोग बैठ करके, तो हम लोगों को पता चल जाता है कि ये अगर खेलेगा इस तरीके से और इसका ट्रायल ये इस तरीके से ट्रायल दे रहा है और ये ऐसे ऐसे कर रहा है, तो एक प्रिडिक्शन हो जाती है कि हाँ इसको अगर हम मैच के टाइम पे उस जगह पे इस तरीके की सिचुएशन में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एक ट्रेनर को प्रिडिक्शन करने के लिए भी हेल्प करता है टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, ठीक है। और सेल्फ असेसमेंट ऑफ टीचिंग इफेक्टिवनेस, सेल्फ असेसमेंट भी कर लेता है टीचर, एक कोच, एक ट्रेनर की, वो अपनी टीचिंग को और इफेक्टिव कैसे बना सकता है, ठीक है। और अब इम्पोर्टेंट देखना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम पर्सपेक्टिव, ट्रेनिंग प्रोग्राम के पर्सपेक्टिव से ये कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स कैन बी स्टेब्लिश्ड। एक नॉर्म्स, एक स्टैंडर्ड स्टेब्लिश हो जाता है कि फ्यूचर ऑब्जेक्टिव रिलेटेड, जैसे कि स्किल हो गया, फिटनेस हो गया, या फिर अदर एबिलिटीज जो है उसके पर्सपेक्ट उसके उस पे हम लोग देखते हैं कि एक नॉर्म्स और एक स्टैंडर्ड स्टेब्लिश हो जाता है, ठीक। दूसरा, रीडिजाइनिंग ऑफ प्रोग्राम बेस्ड ऑन द प्रीवियस टेस्ट रिजल्ट। इन सभी टेस्ट मेजरमेंट इवेल्युएशन का जो रिजल्ट आता है, कई बार हम उससे पता लगा पाते हैं कि प्लेयर कैसे परफॉर्म करने वाला है, ये भी प्रिडिक्शन हो जाता है, ठीक। इसके बाद आता है कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई एंड वेस्ट हिप रेशियो। इसके बारे में पिछले चैप्टर में भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे, इसमें हम लोग और अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो बीएमआई का मतलब बॉडी मास इंडेक्स। ये क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, क्वेश्चन पेपर कोई भी बनाए ये क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें और कुछ नहीं है।
हाइट जो है आपकी, ठीक है, सबसे पहले वेट इन केजी। फॉर एग्जांपल कि मैं 68 केजी का हूं, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो। वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। सबसे पहले तो ये लिख लो। उसके बगल में आपका वेट कितना है वो लिख लो। जैसे मेरा 68, तो मैंने 68 लिख लिया, उसको अपॉन किया। अब 5 फीट 8 इंच का मैं हूं, तो 5 फीट 8 इंच को मैंने मीटर में निकाला। तो जब मैंने मीटर में निकाला उसे, तो 1.727 आया। ठीक, तो 1.727 स्क्वायर होगा, क्योंकि हाइट इन मीटर स्क्वायर था। तो 1.727 प्लस 1.727 कर दो, जो भी आता है आंसर आएगा 3.454। ठीक, तो 68 केजी अपॉन 3.454 करिए, इज इक्वल टू करिए, जो आंसर आएगा वो आपका बीएमआई हो जाएगा। माइक ऑन करके बताइए, क्या ये बीएमआई का फॉर्मूला आपको समझ में आया या दूसरे तरह से समझाएं? आई एम बैटमैन, बताइए। आ गया, ओके। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग अपने कॉपी में भी लिखिएगा। कॉपी में अपना वेट इन केजी, हाइट इन मीटर स्क्वायर, स्क्वायर लगाना जरूर याद रखिएगा, वो भूल जाते हैं और आंसर फिर हमारा गड़बड़ आता है, सर ये तो आया ही नहीं। तो अब इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से। तो अगर किसी का बीएमआई, जैसे मेरा बीएमआई है 19.68, ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जिसका 18.5 से नीचे है वो है अंडरवेट। जिसका 18.5 से लेकर 24.9 तक है वो बेस्ट है एकदम। उसका बॉडी फैट एकदम बहुत अच्छा, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स उसका बहुत अच्छा है। जिसका 25 से लेकर के 29.9 तक है, उसे कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि भाई वो ओबेसिटी के लेवल 1 पे जा चुका है, अब भाई कॉन्शियस हो जाओ, मोटे हो रहे हो अब तुम। ठीक है, फिर क्लास 1 ओबेसिटी स्टार्ट होती है आपकी 30 से 34.9 तक, फिर 35 से 39.9 क्लास 2 की ओबेसिटी है, फिर क्लास 3 की मोर देन 40, तो एकदम मोटे। मोर देन 40 का मतलब कि अनंत अंबानी हो गया मेरे ख्याल से, हाँ अनंत अंबानी क्लास 3 ओबेसिटी में वो आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, हो सकता है इस तरीके से कि सबसे बेस्ट वाला कौन सा है, तो 18.5 से 24.9 वाला कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कोई व्यक्ति है, उसने अपना बॉडी मास इंडेक्स निकाला और उसका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 20 पॉइंट समथिंग आता है, तो ये कौन से बॉडी वेट में आता है उसको देख लीजिएगा। तो 18.5 से 24.9 वाला है तो हेल्दी वेट, ठीक है, बेस्ट वेट कुछ भी लिख सकते हैं, नॉर्मल वेट कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है, नॉर्मल वेट, बेस्ट वेट, हेल्दी वेट, कुछ भी वो लिखा हो सकता है, उसी पे टिक लगाएंगे हम लोग। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा वेस्ट हिप रेशियो। वेस्ट हिप रेशियो और भी आसान है, इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं, ना मीटर स्क्वायर का लफड़ा है ना कुछ है, ये और भी आसान है। इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे एब्डोमेन यानी हमारे पेट के आसपास और हमारे हिप के आसपास वाले एरिया में कितना फैट है, हम लोग वेस्ट हिप रेशियो से पता लगा सकते हैं। वेस्ट का मतलब पता ही है कमर, हिप का मतलब पता ही है। ठीक, तो उसके रेशियो को निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? वेस्ट का सबसे स्लिम वाला हिस्सा, यानी कि जब खड़े हो सीधे, तो सबसे जो मोटा हिस्सा है उस वाले हिस्से को नहीं, सबसे पतले वाले हिस्से को, सबसे कम वाले हिस्से को आप अपने टेप से नापोगे। ठीक, जो भी आएगा उसको लिख लोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, हिप के सबसे ब्रॉड वाले हिस्से को, हिप का जो सबसे उठा हुआ हिस्सा है उसको नापेंगे, यानी कमर का, वेस्ट का, एब्डोमेन का सबसे पतला वाला हिस्सा, यानी कि जो सबसे स्लिम हिस्सा है उसको, और हिप के सबसे ब्रॉड वाले हिस्से को हम लोग नापेंगे। ठीक, तो वेस्ट की जो वैल्यू आएगी अपॉन हिप की वैल्यू जो आएगी उसको कैलकुलेट कर देना, आपका वेस्ट हिप रेशियो सामने आ जाएगा।
इसमें ना कोई मीटर स्क्वायर करना है ना कुछ करना है, सिंपल अपॉन करके डिवाइड करके हटा दो। ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे क्या फायदा सर? इससे आप पता कर सकते हो कि आपको हेल्थ रिस्क कितना है। ठीक है। कि या फैट कितना है उस जगहों पर। यहाँ का जो फैट होता है एब्डोमेन फैट होता है, और जो हिप का जो आपके फैट होता है, ये आपके हार्ट और डायबिटीज जैसे डिसीजेज इससे होती हैं। तो हार्ट जिसका अगर एब्डोमेन निकल रहा है, ठीक है, जिसका हिप ब्रॉड हो रहा है थोड़ा, वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए, वो कहीं ना कहीं उसको, क्योंकि पता ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि पेट से हार्ट का कोई रिलेशन है या हिप से कोई रिलेशन, उसको नहीं पता, वो कह रहा है अरे वो तो मोटापा हो रहा है। नहीं, इससे आप डायबिटीज के काफी करीब आ चुके हैं, और आप हार्ट हार्ट अटैक वगैरह या हार्ट का जो भी बीमारी होता है उसके भी काफी करीब आ चुके हैं। तो कॉन्शियस हो जाना चाहिए हमें, इसलिए हम लोग वेस्ट हिप रेशियो को करते हैं। ठीक है। इसका एम क्या है? इसका एम सिंपल सा है। द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज टू हैज बीन शोन टू बी रिलेटेड टू द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिसीज। ठीक है। इक्विपमेंट, किस इक्विपमेंट से करोगे भाई? बताओ। टेप से करेंगे। ठीक है। जो टेप आता है नॉर्मल, उस टेप से करेंगे, इंची टेप जिसे कहा जाता है। ठीक है। और बीएमआई किस चीज से निकालेंगे? तो एक तो वेइंग मशीन हो गया, वेट मशीन से निकालेंगे। और हाइट किस चीज से नापी जाती है? स्टेडियोमीटर से नापी जाती है। तो अगर इक्विपमेंट में लिखना है तो बीएमआई निकालते समय स्टेडियोमीटर एंड वेट मशीन या वेइंग मशीन। और वेस्ट हिप रेशियो के लिए इक्विपमेंट क्या चाहिए? एक टेप चाहिए, सिंपल। ठीक है। इसके नोट्स में लिखा हुआ है कि इसको आप नापिए, अपने घर वालों का भी नापिएगा। बीएमआई तो पिछले साल जो भी 12th में बच्चे हैं, वो 11th में जब थे तो वो लोगों घर पे अपने घर वालों का नाप नाप के लेकर के आए थे, उन लोगों को होमवर्क दिए थे। आप भी करिए इस चीज़ को, याद हो जाएगा उससे आपको अच्छे से। घर वालों का पता भी चल जाएगा कि भाई कौन कितना मोटा पतला कैसे क्या। ठीक है। तो जो आप पढ़ रहे हैं उसको सिर्फ ये नहीं कि एग्जाम तक ही रखें, उसको अपनी लाइफ में उतारिए, और उसको आप अपने घर वालों पे, अपने दोस्तों पे उसको नापिए। ठीक है। फिर इसके बाद आता है सबसे एक्सीलेंट जो होता है 0.85 से, अगर जिसका कम आता है वो एक्सीलेंट है। ठीक है। और 0.85 से लेके 0.90 तक जिसका आता है वो गुड है, वो भी अच्छा है। ठीक है। एवरेज का 0.90 से लेके 0.95 तक एवरेज कहा गया है। फिर हाई और एक्सट्रीम भी इसी अकॉर्डिंगली बढ़ा है। ठीक है। देखिए इस पे भी लिखा है टाइप 2, सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर, ये सारी चीज़ें हम लोगों को इन सब चीज़ों से हो जाती हैं। तो इसलिए हम लोगों को करना होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है। फिर इसके बाद आता है स्किन फोल्ड टेस्ट। स्किन फोल्ड मेजर्स इसमें नहीं दिया है शायद। ठीक है। स्किन फोल्ड मेजर क्या होता है? इसमें जो होते हैं, इसकी 3 साइट होती हैं। इसमें अंडरलाइन फैट टिश्यू को मेजर किया जाता है। इससे बॉडी फैट का पता चलता है आपके। ठीक है। स्किन फोल्ड, किसी भी टेस्ट के बारे में पूछ ले, स्किन फोल्ड हो चाहे वेस्ट हिप रेशियो या फिर बीएमआई हो, सब में एक लाइन तो एकदम सेम है कि इससे बॉडी फैट का पता चलता है। ठीक। स्किन फोल्ड मेजरमेंट कैन बी टेकन एट 3 साइट्स: ट्राइसेप्स, सबस्कैपुलर एंड काफ। ठीक है। यहाँ पे ये साइड वाला हिस्सा जो होता है कमर के साइड वाला, ठीक है, उसको और काफ को, इन तीनों जगह से हम लोग इसको नाप सकते हैं। ठीक है। इक्विपमेंट हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं फॉर स्किन फोल्ड विथ के लिए? स्टैंडर्ड स्किन फोल्ड कैलिपर आता है। ठीक है। उससे हम लोग कर सकते हैं। एंड द बेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल आर, हारपेंडन भी आता है, लार्ज एंड लफायट भी आता है। लेकिन हम लोग स्किन फोल्ड कैलिपर से ही, हम लोग क्लिप टाइप का होता है उससे ही हम लोग नापते हैं। अब क्लिप जितनी कम खुली उतना कम फैट है, जितनी ज्यादा खुली उतना ज्यादा फैट है। सिंपल सी चीज है इसको नापने में। ठीक है। तो कैलिपर जितना कम ओपन होगा उतना अच्छा है, उतना कम फैट परसेंटेज है आपके बॉडी में, फैट परसेंटेज कम है। मेल में हम लोग चेस्ट, एब्डोमेन और थाई, इन 3 जगहों पर हम लोग मेल्स का नाप सकते हैं। ठीक है। थाइस का जो पिछला वाला हिस्सा होता है, कॉर्डिसेप जिसको कहते हैं हम लोग, है ना। फिर इसके बाद फीमेल में हम लोग यहाँ पे नापेंगे, ट्राइसेप पे नापेंगे उनके, ये साइड वाले एब्डोमेन इधर इधर नापेंगे। ठीक है।
और उनके थाइस पे नापेंगे। ठीक, इससे हम लोग उनका स्किन फोल्ड मेजर्स जो हम लोग हैं वो कर लेंगे आराम से। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अब सोमाटोटाइप्स। सोमाटोटाइप क्या है? देखिए इसमें बना भी हुआ है। सोमाटोटाइप्स क्या है? सोमेटोटाइप्स यह रेफर करता है कि आपके इंडिविजुअल बॉडी टाइप्स को, कि आप किस टाइप की बॉडी में हैं। ठीक है। तो विलियम हर्बर्ट शेल्डन, W H शेल्डन व्यक्ति ने इसको बताया कि तीन प्रकार के लोग होते हैं, तीन प्रकार के बॉडी टाइप्स होते हैं। ठीक है। एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी, ये तीन टाइप्स के होते हैं। ठीक है। अब ये तीन टाइप्स को हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे टाइप्स के हैं। तो एंडोमॉर्फी जो है, तो इसका नाम बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, विलियम हर्बर्ट शेल्डन। हो सकता है एमसीक्यूज में W H शेल्डन करके आए। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से रखिएगा। तो एंडोमॉर्फी कौन से होते हैं? एंडोमॉर्फी बताइए कौन से होंगे इसमें से? जिनका जिनके वाइड हिप्स हों और नैरो शोल्डर हो। ठीक है। पियर शेप्ड हो। a lot of fat on the body, a lot of fat on the upper arms and thighs, quite slim wrist and ankles। सोमैटो रेटिंग इनकी है 711। ठीक है। ये जो है एकदम ये वाले होते हैं, ये वाले मोटे वाले। देखो, ये मोटे वाले जो हैं ये एंडोमॉर्फी हैं। मेसोमॉर्फी कौन से होते हैं? मेसिमॉर्फी है, ब्रॉड शोल्डर होता है, बढ़िया शोल्डर होता है उनका, नैरो हिप होती है, वेग शेप्ड होता है, साथ ही साथ अ लार्ज हेड, मस्कुलर बॉडी, खूब स्ट्रॉन्ग फोर आर्म्स होती है, एंड स्ट्रॉन्ग इनकी थाइस खूब स्ट्रॉन्ग होती है। साथ ही साथ वेरी लिटिल बॉडी फैट, बहुत कम बॉडी फैट इनके अंदर देखने को मिलता है। इनका सोमैटोटाइप रेटिंग है 171, नोट्स में भेजूंगा उसमें लिखा होगा। ठीक है। तो ये बीच वाला व्यक्ति जो है, बीच वाला व्यक्ति, तो ये, तो जो बीच वाला व्यक्ति है उस उसका है मेसोमॉर्फे। सर फिट होते हैं, सर फिट होते हैं फिर। हाँ वो बहुत फिट होते हैं। ये जो मेसोमॉर्फी सबसे अच्छा बॉडी है। मेसोमॉर्फी का मतलब सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट। इनका बीएमआई भी नापोगे अच्छा आएगा, स्किन फोल्ड भी इनका अच्छा आएगा, इनका हिप वेट, हिप वेस्ट रेशियो भी अच्छा आएगा। ठीक है। इसमें जो सबसे खराब होता है ना वो एंडोमॉर्फी होता है, सबसे पहला वाला मोटा। ठीक, एकदम मोटा मोटा थुथलू सा, थकेंगे भी जल्दी, लेजी एकदम, खूब पेट बड़ा ब्रॉड एकदम, हिप होगी खूब ब्रॉड हिप होगी, शोल्डर उनका नैरो होगा, ऐसे झुके झुके से भी होते हैं कई ठो। ठीक है। बहुत ज्यादा बॉडी में फैट देखने को मिलेगा। अपर आर्म्स में इनके यहाँ पे देखो कितना ज्यादा, इस देखो कितने अपर आर्म्स में इसके, कहाँ कितना कितना फैट देख रहे हो, इसके शोल्डर पे कितने कितने फैट्स हैं। ये सारी चीजें देखने को मिलेगा। इसके थाई भी खूब मोटी मोटी होती है। ठीक है। और लेकिन रिस्ट और एंकल्स होते हैं थोड़े थोड़े स्लिम होते हैं इनके। लेकिन जो मेसोमॉर्फी होता है उसका ब्रॉड शोल्डर होता है, बढ़िया देखने में लगता है। ठीक है। और नैरो हिप होती है उसकी, और बहुत कम बॉडी फैट होता है उसमें। इसके स्ट्रॉन्ग फोर आर्म्स होते हैं, खूब स्ट्रॉन्ग थाइज होती हैं। ठीक। इसके बाद आता है एक्टोमॉर्फिक, सबसे दुबले पतले एकदम। ठीक है। सबसे दुबले पतले व्यक्ति, जैसे कि अपने स्कूल में सक्षम नाम का बच्चा एकदम दुबला पतला बच्चा है ना, हॉस्टल का। तो वो किस में आता है? वो आता है एक्टोमॉर्फी में। ठीक है। इनके नैरो शोल्डर और हिप्स होते हैं, एकदम पतले पतले से होते हैं। ठीक है। पतली पतली पैर होती है, पतले पतले एकदम हाथ होते हैं इनके। ठीक है। वेरी लिटिल मसल्स और बॉडी फैट, ना मसल्स बहुत ज्यादा है इनके बॉडी में, ना ही फैट बहुत ज्यादा इनके देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये तीन तरह के बॉडी टाइप्स होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? इस चीज को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर इस वे में नहीं याद कर पाओगे तो इस तरीके से याद कर लेना कि एंडोमॉर्फ मतलब कि मोटा, मेसोमॉर्फ मतलब मस्त मस्कुलर, मेसो मतलब मस्कुलर। ठीक। एक्टोमॉर्फ मतलब दुबला पतला। कंफ्यूजन कहाँ पे होगी तुम लोगों को? कंफ्यूजन होती है एंडो और एक्टो में, क्योंकि दोनों ई से आता है। तो कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
ठीक है। एंडोमॉर्फिक का मतलब सिंपल सा बात है कि बहुत मोटा मोटा व्यक्ति है। और मोटे व्यक्ति के बारे में तुम लोग आंसर बना के नहीं लिख सकते हो कि नहीं वो इस तरीके से दिखाई देता है, उस तरीके से दिखाई देता है। क्लास में एक दो इधर उधर देख लेना, पता चल जाएगा किस तरीके से दिख रहा है, कि उसके हिप कितने ब्रॉड है, क्या है, कैसे है। ठीक है। हाँ। फिर इसके बाद आता है हेल्थ रिलेटेड मेजरमेंट, जिसको हम लोग कल कवर करेंगे। ठीक है। नहीं, आज ही खत्म कर देंगे। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस क्या होता है? हेल्थ रिलेटेड फिटनेस ये रहा, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। ठीक है। इसको एक बार रीड ओनली में रख लेना, रीड कर लेना। ठीक है। इट इज द मेजरमेंट्स ऑफ हाइट, वेट, आर्म, लेग लेंथ, वेस्ट circumference and skin folds of a different part of body, etc. Anthropometric measurements play an important role in the selection of activity। किसी भी फिजिकल फिटनेस को करवाने के लिए, मेजरमेंट करवाने के लिए बहुत ज़रूरी रहते हैं। ठीक है। मेजरमेंट नहीं करा पाएंगे तो किसी चीज़ को हम लोग कैसे पता कर पाएंगे कि भाई इसके अंदर इतना है उतना है, कुछ हम लोग पता ही नहीं कर पाएंगे। तो मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये मेजरमेंट सही तरीके से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। तो हाइट मस्ट बी, मेजरमेंट जो होगी वो किस चीज़ से होगी? स्टेडियोमीटर से होगी। ठीक है। देखो लिखा हुआ है, हाइट किस चीज से होगी? स्टेडियोमीटर से होगी। वेट किस चीज से होगा? वेइंग मशीन से होगा। देखिए, वेइंग मशीन से होगा। इसको आप लोग वेट मशीन भी लिख देना, गलत नहीं होगा वो भी। ठीक है। वेइंग मशीन से होगा। आर्म और लेंथ किस चीज से मेजर करेंगे हम लोग? मेजरमेंट शुड बी डन फ्रॉम द शोल्डर ऑन द टिप ऑफ अ लिटिल फिंगर। अब हम अपने शोल्डर, मेरा शोल्डर दिख रहा है, शोल्डर से लेकर के हम कहाँ तक देख रहे हैं? अपने लिटिल फिंगर के टिप तक, यानी कि यहां तक हाथ हम सीधे खड़े हो गए, शोल्डर से लेकर के लिटिल फिंगर के टिप तक हम टेप से नापेंगे। उसको हम लोग आर्म्स को, अपने आर्म शोल्डर के मेजरमेंट हम लोग उस तरीके से करेंगे। ऐसे नहीं कि कहीं यहां से स्टार्ट कर दिए, यहां से स्टार्ट कर दिए, कोहनी से स्टार्ट कर दिए, या बीच वाली उंगली तक लेकर के चले गए, क्योंकि बीच वाली उंगली तो सबसे ज्यादा नीचे तक है। नहीं, शोल्डर के एकदम पॉइंट से लेकर के लिटिल फिंगर तक ही करेंगे। ठीक है। फिर अपर आर्म लेंथ को हम लोग किस तरीके से मेजर करेंगे? मेजर फ्रॉम शोल्डर टू एल्बो, बिफोर मेजरिंग द आर्म शुड बी बेंड 90 डिग्री। यानी कि जब मेरा हाथ, जब हम इसको ऊपर अपर आर्म्स को जब हम लोग करेंगे, तो शोल्डर से लेकर के कोहनी तक, एल्बो तक करेंगे। और जब हम लोग इस तरीके से करेंगे इसको, तो ये इस तरीके से मुड़ी होनी चाहिए, 90 डिग्री पे ये होनी चाहिए इस तरीके से। ठीक है, हाथ दिख रहा है मेरा? 90 डिग्री पे। अब हम लोग इसको इस तरीके से मेजर करेंगे। ठीक है, एल्बो से शोल्डर को इस तरीके से मेजर करेंगे, 90 डिग्री में हमारा हाथ होना चाहिए। लेग लेंथ को किस तरीके से मेजर किया जाता है? लेग लेंथ कहाँ गया? लेग लेंथ में आता है आपका, मेजरमेंट शुड बी फ्रॉम द आउटसाइड एज ऑफ द सेंटर ऑफ द फुट टू द अपर एज ऑफ द टिप। ठीक है। इस तरीके से हम लोग अपने लेग के लेंथ को भी कर लेंगे। ठीक है। स्किन फोल्ड मेजरमेंट देखिए, सब नीचे लिखा ही हुआ है। आर्म ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड, ये ऊपर देख चुके हो। बस इतना ही, ये चैप्टर ही था, खत्म हो गया चैप्टर आपका। चैप्टर नंबर 6 सिर्फ इतना ही था, छोटा सा। ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब आप लोग अच्छे, तब जैसे क्लास में थे तो हम बता पाते थे एकदम खड़े होकर के कि कहाँ से कैसे कैसे मेजर करते हैं। ठीक है। जब ऑफलाइन क्लास में चलता था। खैर कोई नहीं, हमको लगता है कि समझ में आ गया है। अगर कोई नहीं समझ में आता है, ग्रुप में मैसेज डाल देना। सबसे पहले अपना नाम मैसेज में डाल दो, तुम कौन हो पहले ये तो पता चले। चलिए फिर ठीक है, इसी के साथ मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल ही स्टार्ट कर देंगे, इसका नोट्स भेज देंगे।
धन्यवाद। जय हिंद।